हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका विनस्मा अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग सुबह शासन के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि सुबह शासन जो था 1787 से लेकर 1818 तक, ये इसका हमारा कार्यक्रम है, जिसको हमने कल भी इसके बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बिंबाजी भोसले जो थे, ठीक है, बिंबाजी भोसले ये हमारे इसके तीन अलग से भाई थे, तीन अलग से इसके भाई थे। तो तीन भाई में से जो एक भाई था उसका एक बेटा था जिसका नाम था चिमड़ा जी। क्या था? चिमड़ा जी। और बिंबाजी भोसले ने अपने मृत्यु के पहले ही उसका उत्तराधिकारी कौन होगा उसको उन्होंने पहले से ही सुनिश्चित कर लिया था। ठीक है, तो उसने अपने भाई के बेटे जिसका नाम था चिमड़ा जी को ही वो अगला उत्तराधिकारी के रूप में वहां पर नियुक्त किया। कहां पर? तो छत्तीसगढ़ में। ओके, तो ध्यान दीजिए, चिमड़ा जी और इनकी जो पत्नी थी बिंबाजी पत्नी, जैसे कि आपको पता है कि इनकी तीन पत्नियां थी, उमाबाई, रमाबाई और आनंदीबाई। तो आपका उमाबाई जो थी ये सती हो गई थी उन्हीं के साथ, परंतु जो आनंदीबाई थी उन्होंने इसके बाद शासन व्यवस्था को संभाला। किसने? आनंदीबाई ने। ठीक है, तो आनंदीबाई भी चाहती थी कि बिंबाजी भोसले के पश्चात जो शासन व्यवस्था संभालेगा वो हमारे चिमड़ा जी भोसले के द्वारा संभाला जाएगा। ठीक है, परंतु चिमड़ा जी भोसले का जो बड़ा भाई था वो चाहता था कि शासन व्यवस्था चिमड़ा जी नहीं संभालेंगे, अर्थात वो चिमड़ा जी के शासन व्यवस्था के शासक के रूप में नियुक्त होने के लिए वे हमेशा अपोज करने लगे। किसने? चिमड़ा जी के बड़ा भाई जिसका नाम था आपका रघुजी द्वितीय, जिसका नाम था रघुजी द्वितीय। इसने इसका विरोध किया चिमड़ा जी का। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको रघुजी द्वितीय को राघोजी देखने को मिलेगा। ठीक है, राघोजी या फिर रघुजी, इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा, दोनों देखने को मिल सकता है। तो रघुजी द्वितीय के किस षड्यंत्र के परिणाम स्वरूप ही उन्होंने जो चिमड़ा जी जो था अपने भाई को उन्होंने किसी षड्यंत्र के अनुसार उनकी हत्या कर दिया, अर्थात उनको मौत के घाट उतार दिया गया। ठीक है, तो अब क्या हुआ? अब बिंबाजी की जो पत्नी थी आनंदीबाई, उन्हीं ने शासन व्यवस्था को संभाला। ठीक है, कैसे संभाला? आनंदीबाई के द्वारा। ठीक है, तो जैसे ही नागपुर में जो शासन व्यवस्था रघुजी दीदी के समय में आता है, ठीक है, तब उसने अपना छोटा भाई एक और था जिसका नाम था वेंकोजी भोसले। क्या था? वेंकोजी भोसले। वेंकोजी भोसले को ने रघुजी द्वितीय फिर राघोजी द्वितीय ने वेंकोजी भोसले को ही इन्होंने छत्तीसगढ़ भेज दिया और बोला कि आप छत्तीसगढ़ में जाकर यहाँ पर शासन व्यवस्था संभालेंगे। ठीक है, अब वेंकोजी भोसले जो थे ये चाहते थे कि अब मैं शासन व्यवस्था छत्तीसगढ़ में रह तो नहीं संभालूंगा, बल्कि मैं किसी व्यक्ति को वहां पर एक अलग से एक अधिकारी का पोस्ट दूंगा और वही अधिकारी वहां पर शासन व्यवस्था को संभालेगा और शासन व्यवस्था को संभालने के दौरान ही वहां से छत्तीसगढ़ निवासियों से वो राजस्व का वसूली करेगा और जो भी रेवेन्यू प्राप्त होगा वो रेवेन्यू छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि वही राजस्व वो हमको भेजेगा, अर्थात राजस्व नागपुर के भोसले के पास भेजा जाएगा। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि जो वेंकोजी भोसले जो था ये इन्होंने अपना शासन व्यवस्था छत्तीसगढ़ में ही स्थापित क्यों नहीं किया? इसका मेन कारण है आपका सत्ता का संघर्ष, अर्थात कि नागपुर में जो शासन व्यवस्था है उसको संभालेगा कौन? ठीक है, का मानना था कि कहीं मैं यदि छत्तीसगढ़ में शासन व्यवस्था यदि संभाल लूंगा तो नागपुर का जो शासन व्यवस्था है, जो भोसले का शासन व्यवस्था है नागपुर में, वह कहीं किसी और के हाथों ना जाए, अर्थात सत्ता को लेकर यहाँ पर संघर्ष होने लगा। ठीक है, सत्ता को लेकर संघर्ष होने लगा, इसीलिए अपने आप को ये नागपुर में ही यहाँ पर इन्होंने नियुक्त कर रखा। ठीक है, अब जैसे ही ये वेंकोजी भोसले ने किसी व्यक्ति को, ठीक है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में नियुक्त किया, तब क्या होता है
तो बिंबाजी की पत्नी आनंदीबाई ने यहाँ पर उसका विरोध किया। ठीक है, अब विरोध का कारण क्या था? तो विरोध का कारण यही था कि आप खुद यहाँ पर आकर शासन में से संभालो, ना कि किसी व्यक्ति को यहाँ पर नियुक्त करो, वो शासन में से संभालेगा। तो इन दोनों के मध्य एक लड़ाई टाइप का हुआ। ठीक है, अब लड़ाई टाइप का जैसे ही हुआ तो कुछ लड़ाई जैसे समाप्त हुआ तो उनके बीच संधि हुआ। ठीक है, और संधि के अंदर क्या कहा गया कि ठीक है, आप यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को नियुक्त करो जो कि छत्तीसगढ़ के शासन में से तो संभालेगा, परंतु जो भी व्यक्ति यहाँ पर आप नियुक्त करोगे वह व्यक्ति मेरे कहने अनुसार ही शासन में से को संभालेगा। अर्थात आनंदीबाई जो भी बोलेगी वह व्यक्ति उसी तरह से कार्य करेगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर एक एग्रीमेंट हुआ और एग्रीमेंट के तहत ही वह व्यक्ति जो था, जो कि आपका वेंकोजी भोसले द्वारा नियुक्त हुआ करता था, उसके बात को मानता था। ठीक है, तो इस एग्रीमेंट के तहत हुआ, परंतु क्या होता है कि आनंदीबाई के कुछ समय बाद मृत्यु हो जाती है। तो अब वेंकोजी भोसले के जो भी नियुक्त किए गए जो कोई व्यक्ति होता है, अब पूरा छत्तीसगढ़ का शासन व्यवस्था इसी के द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है, इसने इस व्यक्ति को सूबेदार के नाम दिया। क्या नाम दिया इसको? सूबेदार के नाम में। ठीक है, तो इसी तरह की व्यवस्था को यहाँ पर सूबा पद्धति के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सूबा पद्धति के नाम से, या फिर इसी बोलते हैं हम लोग सूबेदार, सूबा शासन। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि सूबा पद्धति या फिर सूबा शासन को लागू करने वाला कौन था? तो आपका वेंकोजी भोसले था। ठीक है, तो यह पद्धति क्या थी? तो यह पद्धति इस तरह से थी कि नागपुर के भोसले शासक के द्वारा किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था और छत्तीसगढ़ के शासन व्यवस्था को संभाला जाता था। ठीक है, तो ये हमारे कहा थी, ये व्यवस्था सूबा पद्धति कहलाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि वेंकोजी यहाँ पर सिर्फ नागपुर में ही रहते थे। ठीक है, अब वेंकोजी भोसले जो थे, इसका जो निवास स्थान नागपुर में ही था, और सूबेदार जो भी थे, इस सूबेदार हमेशा आपका छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसके द्वारा यहाँ पर शासन व्यवस्था संभालने को देखने को मिलेगा। तो यही हमारी सारांश से बोल सकते हैं कि यही हमारा सूबा पद्धति था। ठीक है, वेंकोजी भोसले थे, इसको छत्तीसगढ़ की किसी भी शासन कार्य जो व्यवस्था है उसमें किसी भी प्रकार की यहाँ पर हितकारी देखने को नहीं मिल पाएगी। अर्थात वो छत्तीसगढ़ के भलाई के लिए कभी भी नहीं सोचे। उनका मेन उद्देश्य था कि किसी भी तरह छत्तीसगढ़ से हमको रेवेन्यू की प्राप्ति हो, किसी भी तरह छत्तीसगढ़ से हमको राजस्व की प्राप्ति हो, उनका मकसद यही था। ठीक है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर नागपुर के द्वारा, ठीक है, ये नागपुर हो गया मान लीजिए आप लोग, तो नागपुर के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को यहाँ पर शासन में से संभालने को दिया गया। ठीक है, कहां पर? छत्तीसगढ़ में। तो इस तरह से व्यवस्था को हम क्या बोलेंगे? उपनिवेशिक नीति। क्या बोलेंगे? उपनिवेश। ठीक है, उपनिवेश कैसी? जिस तरह से आपको पता है कि जो ब्रिटेन जो था, ठीक है, ब्रिटेन ने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में था, तो इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, यहाँ पर उपनिवेशवाद बना रहे थे, उपनिवेशवाद। उसी तरह से यहाँ पर नागपुर के भोसले द्वारा, वेंकोजी भोसले द्वारा यहाँ पर किसी व्यक्ति को नियुक्त करना, सूबेदार के पद पर नियुक्त करना और छत्तीसगढ़ में शासन करना ही हमारा एक प्रकार का यह किसको अंकित करता है? तो यह उपनिवेशवाद नीति का परिचायक है, इसकी यह व्याख्या करता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर छत्तीसगढ़ में सूबा पद्धति का यहाँ पर लागू होता है। किसके द्वारा? तो आपका वेंकोजी भोसले द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर वेंकोजी भोसले द्वारा नियुक्त करने वाला प्रथम जो सूबेदार था, मराठा सूबेदार, वो कौन था? तो उसका नाम था महिपत राव दिनकर। ठीक है, ध्यान दीजिए इसको, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है। कौन था? महिपत राव दिनकर जी थे। छत्तीसगढ़ के प्रथम क्या थे? ये प्रथम मराठा सूबेदार थे, जिसका काम क्या था कि छत्तीसगढ़ में अपना शासन व्यवस्था स्थापित करते हुए वहां के किसानों से, वहां से जमींदारों से यहाँ पर लगान की वसूली करना, रेवेन्यू प्राप्त करना, ठीक है, राजस्व की प्राप्ति करना। ठीक है, सूबा शासन। सूबा शासन में जो भी व्यक्ति नियुक्त होता था, वह न तो किसी प्रकार का वंशानुगत था, ध्यान दीजिए यहाँ पर, ना तो किसी प्रकार का वंशानुगत था, ना ही इसकी नियुक्ति योग्यता के आधार पर किया जाता था। ठीक है, इन दोनों के आधार पर इसकी नियुक्ति नहीं की जाती थी। ठीक है, अब सवाल उठता है कि सूबा शासन में जो सूबेदार की नियुक्ति की जाती थी, वह किस आधार पर नियुक्ति किया जाता था? तो यह आपका ठेकेदारी प्रथा के आधार पर नियुक्ति किया जाता था। किसके आधार पर? ठेकेदारी प्रथा। अब ठेकेदारी प्रथा क्या है?
तो ठेकेदारी प्रथा अर्थात कि जिस व्यक्ति को यहाँ पर सूबेदार के तौर पर नियुक्त किया जाता है तो वह व्यक्ति अधिक से अधिक मात्रा में लगान को वसूली कर यदि नागपुर के भूसे शासक को देगा, वही व्यक्ति सूबेदार के पद पर नियुक्त होगा। अर्थात यहाँ पर एक प्रकार का अनुबंध रहेगा, ठीक है। अर्थात कि मराठा शासक मान लेते हैं कि बोलता है कि आपको एक साल में 100 रुपए हमको देना है, कहाँ से? छत्तीसगढ़ की जनता से वसूली कर, ठीक है। तो जो भी व्यक्ति 100 रुपया नियुक्त करने के लिए केपेबल है, क्षमता रखता है कि हाँ मैं 100 रुपये यहाँ से छत्तीसगढ़ की जनता से यहाँ पर इकट्ठा करके मैं नागपुर के भूसे शासक को प्रदान कर सकता हूँ, जो भी व्यक्ति ऐसा करने में सक्षम है वैसी व्यक्ति को यहाँ पर सूबेदार के पद पर नियुक्त किया जाता था, ठीक है। ध्यान दीजिए कि यह ठेकेदारी प्रथा पर यहाँ पर होता था, ठीक है। तो इससे क्या होगा तो ठेकेदारी प्रथा के अनुरूप क्या होगा, जो भी सूबेदार जो होंगे वह किसी भी हालत में भोसले शासक के द्वारा तय की गई राशि को किसी भी हालत में किसी भी कंडीशन में वह किसानों से वह किसी जमींदारों से वसूली करेंगे ही करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आपको छत्तीसगढ़ की जनता को किसी भी प्रकार का फायदा तो नहीं दिखने को मिलेगा, बल्कि इसमें आपका एक्सप्लोटेशन देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ की जनता का शोषण देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि सूबेदार का मकसद छत्तीसगढ़ की जनता को खुशहाली प्रदान करना नहीं था, बल्कि उसका शोषण करना था, किसी भी प्रकार से उनसे राजस्व की प्राप्ति करना था, उसकी राजस्व की वसूली करना था, जिसके परिणाम स्वरूप उनको राजस्व की प्राप्ति होते ही वे नागपुर के भूसे शासक को तय की गई राशि को वो प्रदान करते थे, ठीक है। तो ये थी हमारा सूबा प्रशासन के बारे में, जो कि हमारा ठेकेदार प्रथा के अनुरूप यहाँ पर संचालित किया जाता था, ठीक है। अब हम लोग की नागपुर के भोसले शासक के द्वारा जो भी सूबेदार नियुक्त किए गए हैं उनके बारे में एक संक्षिप्त विवरण ले लेते हैं, ताकि इससे संबंधित कुछ जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसका उत्तर आप लोग आसानी से दे सके, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा कि इससे क्वेश्चन आपका इस साल जो हुआ था CGPC एग्जाम उसमें पूछा जा चुका है, ठीक है, जिसको ध्यान देने की विशेष जरूरत है। तो देखेंगे कि हम लोग क्रम से देखते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सूबेदार के रूप में, ठीक है, क्रमानुसार। पहला तो था हमारा महिपत राव दिनकर। कौन था? महिपत राव दिनकर, जिसके बारे में मैंने बताया कि ये हमारा छत्तीसगढ़ का प्रथम क्या है, सूबेदार था, ठीक है। इसके शासनकाल में ध्यान दीजिए एक हमारे यूरोपीय यात्री यहाँ पर यात्रा करने के लिए आते हैं, जिसका नाम क्या था, तो इसका नाम आपको फॉरेस्टर देखने को मिलेगा। इसका क्या नाम देखने को मिलेगा? फॉरेस्टर, ठीक है। ये हमारा 1790 में आते हैं इसके शासनकाल में और यहाँ पर यात्रा करते हैं, ठीक है। तो फॉरेस्टर ने अपने पुस्तक में लिखा है कि जिस तरह से मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि बिम्बल जी भोसले के समय जो भी छत्तीसगढ़ जो आपका आर्थिक स्थिति था बहुत ही मजबूत था, बहुत ही समृद्ध था, परंतु यहाँ पर इस महाशय ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि इस समय जो छत्तीसगढ़ का जो राजस्व था वो बिम्बल जी भोसले के समय राजस्व से आधी हो गई थी, अर्थात 50% हो गई थी, ठीक है। इन्होंने इसकी व्याख्या किया है। इसके साथ साथ इन्होंने यह कहा है कि रायपुर जो था उस समय एक बहुत ही विशाल नगर हुआ करता था, इसमें बहुत सारे धनी व्यक्ति रहते थे, वहां पर एक व्यापारी भी रहते थे, ठीक है, उनका निवास स्थान हुआ करता था वहां पर आपका रायपुर में। इसके साथ साथ उन्होंने बोला है कि जो भी किले का जो निर्माण किया गया था उस समय, ठीक है, तो उस किले के चारों ओर तालाब का भी निर्माण कराया गया था, ठीक है, गहराई के तौर पर। और वो तालाब कोई और नहीं बल्कि आज का बूढ़ा तालाब है। कौन सा? बूढ़ा तालाब, जो कि आपका रायपुर जिले में स्थित है, ठीक है। इसके साथ साथ उन्होंने अपने किताब में रतनपुर के बारे में चर्चा किया है और रतनपुर के बारे में कहा है कि रतनपुर उस समय रतनपुर की जो भूमि थी बहुत ही उपजाऊ है और उपजाऊ होने के कारण जो वहां पर जो धान की जो खेती होती है बहुत ही प्रचुर मात्रा में देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये अपने पुस्तक में इतना वर्णन किया गया है, तो ठीक है। अब देखते हैं कि महिपत राव दिनकर के पश्चात हमारा जो सूबेदार था उसका नाम था हमारा विट्ठल राव दिनकर। क्या था? विट्ठल राव दिनकर। विट्ठल राव दिनकर के बारे में बात करें तो इनके काल ये छत्तीसगढ़ के दूसरे क्या थे? मराठा शासक थे, ठीक है। द्वितीय नंबर ने अपने राजस्व में, ठीक है, जैसे कि आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि सूबेदार की नियुक्ति क्यों किया गया था कि ज्यादा से ज्यादा कर की वसूली कर सके, ज्यादा से ज्यादा राजस्व की प्राप्ति कर सके, तो इसी उद्देश्य के साथ सूबेदार की नियुक्ति किया गया था। तो विट्ठल राव दिनकर ने अर्थात छत्तीसगढ़ राज्य में अलग से
राजस्व व्यवस्था की यहाँ पर शुरुआत किया, जिसका नाम क्या दिया, परगना पद्धति। क्या दिया, परगना पद्धति। अर्थात ये किसके लिए था, तो ये आपका राजस्व में वृद्धि करने के लिए। आप ये सोचते हैं राजस्व पद्धति में एक नया बदलाव किया, जिसका नाम दिया हमारा परगना पद्धति। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसको भी ध्यान दीजिए कि परगना पद्धति के जनक कौन है, तो आपका विट्ठलराव दिनकर जी हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया, जैसे कि आपको पता है कि कलचुरी वंश में हमारा जो आपका प्रशासनिक जो व्यवस्था थी, आपका गढ़ था, अरा था, इसे हम बरहा भी बोलते हैं, इसके साथ हमारा ग्राम था, जिसका प्रमुख कौन कौन था, दीवान था, इसका दाऊ था, और लास्ट में हमारा गोटिया था। ठीक है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, इसलिए इसमें कंफ्यूज होने की वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो इस परगना पद्धति के अंतर्गत संपूर्ण छत्तीसगढ़ को इन्होंने 27 बराबर भागों में बांट दिया, 27 परगना में बांट दिया गया। इसके साथ साथ इन्होंने जो गढ़ जो सिस्टम था उसको समाप्त कर दिया गया, बरहा जो सिस्टम था उसको समाप्त कर दिया गया, परंतु ध्यान दीजिए यहाँ पर जो ग्राम का जो सिस्टम था उनको इन्होंने लागू रखा, इनको समाप्त नहीं किया गया। ठीक है, और दीवान का जो पद था उसको भी समाप्त कर दिया गया, दाऊ का पद था उसको भी समाप्त कर दिया, परंतु गोटिया के पद को यहाँ पर समाप्त नहीं किया गया। और दीवान और दाऊ की जगह आपका कमा विजदार, ठीक है, कमा विजदार। अब बहुत सारे आपको देखने को मिलेगा, जैसे आपका फडणवीस, बड़कर, ये सब आपको देखने को मिलेगा। ये इन सब के बदले, अर्थात दीवान के बदले, दाऊ के बदले, इन सब का पद को समाप्त करने के पश्चात इन सब नए पद का यहाँ पर निर्माण किया गया। ठीक है, और इन नए पद का निर्माण काहे किया गया, तो कुछ और नहीं बल्कि ये राजस्व की किस तरह से वसूली करेंगे, इसके उद्देश्य से इसकी स्थापना किया गया। और जो कमाविजदार जो था ये कोई और नहीं बल्कि ये परगना का प्रमुख हुआ करता था। कौन, हमारा परगना का प्रमुख हुआ करता था। इसके साथ साथ इन्होंने परगना पद्धति के अंतर्गत ही पूरा संपूर्ण भूमि को 2 बराबर भागों में बांट दिया। कौन कौन सा हमारा, एक तो हमारा खालसा भूमि था, दूसरा हमारा था जमींदारी भूमि। ठीक है, खालसा भूमि के अंतर्गत इन्होंने जो संपूर्ण जो नियंत्रण था, अच्छा खालसा भूमि में जो बांटा गया था उसमें कंट्रोल किसका था, तो आपका मराठा शासक के अधीन था। जबकि जमींदारी जो भूमि था उसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा कि जमींदार का यहाँ पर जो भी अपने मन से ये सब अपना काम कर सकते थे, अपना लगान को वसूली कर सकते थे, परंतु यहाँ पर जमींदारों को यह कहा गया है कि आप इस क्षेत्र से अपना लगान वसूली करेंगे, लगान वसूली जैसे ही आपको प्राप्त होती है तो उस लगान को हमको यहाँ पर अदा करेंगे, अर्थात मराठा शासक को यहाँ पर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से संपूर्ण भूमि को 2 बराबर भागों में बांटा गया था। इसके साथ साथ इन्होंने 2 कर की व्यवस्था किया था, जिसका नाम था हमारा, एक भूमि कर था। भूमि कर मतलब आपको पता है कि किस तरह से भूमि में कर लगाया जाता है, उसके साथ साथ किसी अतिरिक्त कर था। अतिरिक्त कर के अंतर्गत आपको भूमि कर को छोड़कर बाकी सभी कर में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 आपको कर देखने को भी मिलेगा। इस भूमि का जो सबसे पहले लगाया जाता है ना, जबकि आपका अतिरिक्त कर जो था ये बाद में लगाया जाता था। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये विट्ठलराव दिनकर समय इन सब आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक है, सो ध्यान दीजिएगा। इसके साथ साथ विट्ठलराव दिनकर के समय में एक हमारा एक यूरोपीय यात्री आता है, जिसका नाम था हमारा कैप्टन ब्लंट। क्या था, कैप्टन ब्लंट। कब आता है, इसको आप पढ़ चुके हैं, तो हमारा 1795 में आता है। ठीक है, और ये कौन है, ध्यान दीजिए आप लोग, जब काकतीय वंश जब पढ़ रहे थे तो आप पढ़ चुके हैं कि ये पहले यूरोपीय यात्री हैं जो बस्तर के पार्श्ववर्ती सीमा पर यहाँ पर घुसने का प्रयास किया, परंतु वे वहां के जो आदिवासी द्वारा इनका विरोध किया गया, जिसके कारण यहाँ पर इनके बीच युद्ध देखने को मिला, एक विद्रोह देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सब आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो विट्ठलराव दिनकर के समय भी इनका आगमन होता है। ठीक है, जब कैप्टन जो ब्लंट जो थे ये छत्तीसगढ़ आने से पहले ये सोचकर आए थे कि जहां पर जो सूबेदार जहां रहते हैं, अर्थात कहाँ रहते हैं, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जो सूबेदार का जो हमारा राजधानी था, सूबेदारी का जो राजधानी था वो हमारा छत्तीसगढ़ कहाँ था, तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि वहां पर मुख्यालय रतनपुर था। कहाँ था, रतनपुर।
तो ब्लंट साहब ये सोच रहे थे कि मैं सूबेदार जहां पर रहते होंगे, रतनपुर बहुत ही विशाल शहर होगा और जो सूबेदारों का जो घर होगा बहुत ही आलीशान बंगला टाइप का रहेगा, ऐसा सोच कर आए थे। परंतु जैसे ही वे छत्तीसगढ़ के रतनपुर यहाँ पर गए तो उन्होंने देखा कि वहां पर आपको केवल हजार, ठीक है, 1000 झोपड़ियां देखने को मिली। इसके साथ साथ जो सूबेदार का जो घर था, जो मकान था, वो बहुत ही एक प्रकार का झोपड़ी था, ठीक है। मतलब उनका जो सोच के विपरीत उनको परिणाम देखने को मिला, ठीक है। इसका बयान उसने अपनी पुस्तक में किया है। किसने? तो आपके कैप्टन ब्लंट साहब ने। इसके साथ साथ उन्होंने रायपुर के संदर्भ में ये बोला है कि रायपुर जो था ये बहुत ही आपका व्यापारी के केंद्र था, वहां पर बहुत सारे धनी व्यक्ति रहते थे। इसके साथ साथ वहां पर जो झोपड़ियों की संख्या थी वे रतनपुर की अपेक्षा 3000 थे, अर्थात 3 गुना थे, ठीक है। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि व्यापार और जो आबादी की दृष्टि में रायपुर जो था ये बहुत ही बड़ा शहर था। इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह से कैप्टन ब्लंट साहब ने ऐसा कहा है कि उस समय रायपुर बड़ा ही एक शहर हुआ करता था, ठीक है। तो निश्चित रूप से इस समय जो सूबेदारी जो पद्धति था, सूबेदारी का जो मुख्यालय हमारा रायपुर होना चाहिए था, परंतु इसके विपरीत हमारा रतनपुर किया गया, ठीक है। इसी तौर पर आने वाले समय में ब्रिटिश सरकार ने रायपुर की भव्यता को देखते हुए, उनकी धनी आबादी को देखते हुए, है ना, और उनकी जो धन संपदा से युक्त होते हुए और शहर के रूप में इतनी बड़ी आबादी को देखते हुए निश्चित तौर पर उन्होंने अपनी राजधानी रतनपुर से हटाकर रायपुर यहाँ पर ट्रांसफर किया गया, ठीक है। ऐसा मान सकते हैं हम लोग। ओके, तो ये था हमारा वित्थलादेव के बारे में, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसके पश्चात तीसरा जो था हमारा, अब कालांतर में जो भी सूबेदार हुए हैं उनकी जो उपलब्धि है, उनके समय जो भी घटना हुई है बहुत ही कम हुई है, इसलिए हम लोग इनको एक ग्लांस टाइप पर देखेंगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों के सामने कालांतर में जितने भी यहाँ पर सूबेदार हुए उनका नाम यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। तीसरा हमारा भवानी कालू था, उसका केशव गोविंद थे। कौन थे हमारा? केशव गोविंद। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा जी पिड्री के साथ साथ यहाँ पर 2 सूबेदार हुआ करते थे। इनके साथ हमारा दीरो कुल्लूकर, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर बीकाजी गोपाल देखने को मिलेगा। इसके पश्चात इसका शासनकाल में बहुत सारी घटनाएं हुए हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा सखाराम हरि, इसके साथ आपको सीताराम टाटिया, ये दोनों साथ में थे। और अंतिम जो आपका सूबेदार है उसका नाम था यादवराव दिनकर। और आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है कि किस तरह से यहाँ पर कालक्रम यहाँ पर होता है, किस तरह से सूबेदारों का कालक्रम है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आपके जो इस साल जो सीजीपीएससी के एग्जाम है उसमें पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत है कि किस तरह से यहाँ पर कालक्रम देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम देख रहे हैं भवानी कालू के बारे में। ये हमारा छत्तीसगढ़ के तीसरे मराठा सूबेदार हुए। इसके बारे में देखें तो किसी प्रकार का आपको उपलब्धि देखने को नहीं मिल पाएगी, ठीक है। इतना जानिए तीसरे सूबेदार रहे। ओके, अब देखेंगे हम लोग केशव गोविंद के बारे में, ठीक है। ध्यान दीजिए, केशव गोविंद जो थे ये सर्वाधिक समय तक सूबेदारी का पद संभाले, सर्वाधिक समय तक सूबेदारी का पद संभाला, ठीक है। देखें तो इनके समय में एक हमारे यूरोपीय यात्री आते जिसका नाम था कोलब्रुक, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, यूरोपीय यात्री कौन कौन आते हैं किस किस काल में, ठीक है। महिपाल दिनकर के समय कौन कौन यूरोपीय यात्री आया था, तो उसका नाम था हमारा फॉरेस्टर, ठीक है। सेकेंड हमारा वित्थल दिनकर के समय कौन आया था, हमारा कैप्टन ब्लंट। और तीसरा जो हमारा है केशव गोविंद के समय हमारा कोलब्रुक आता है, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा। और इन्होंने अपने पुस्तक में लिखा है कि इस समय था, ठीक है, अर्थात केशव गोविंद के समय जो था, जो संभलपुर जो हुआ करता था ये मराठा के अधीन हुआ करते थे, ठीक है। संभलपुर की जनता भी यहाँ पर मराठा शासक को टकोली देते थे, ठीक है। इसको बोला गया है। इसके साथ साथ उन्होंने रतनपुर पर कहा है कि रतनपुर में बहुत सारे मंदिर देखने को मिला है, बहुत सारे अनेक मंदिर हैं। रतनपुर की भूमि बहुत ही उपजाऊ है जिसके कारण आपको गेहूं, धान, अन्य खाद्यान्न पदार्थ की जो
उपज होती है उसको आपको देखने को मिलेगा। और वहाँ की जो धरती है बहुत ही पावन है, क्योंकि वहाँ पर आपको धार्मिक दृष्टिकोण से और कृषि की दृष्टिकोण से, दोनों के दृष्टिकोण से संपन्न है, ऐसा उन्होंने बोला है। ठीक है, इसके साथ साथ उन्होंने बोला है कि छत्तीसगढ़ में जो भी अनाज का उत्पादन जो हुआ करता था वे उसे नागपुर ले जाते थे, किसके माध्यम से? तो सड़क माध्यम से। किसके माध्यम से? सड़क के माध्यम से, है ना। परंतु सड़क के मार्ग से ले जाने पर उनको यातायात की कोई किसी प्रकार का सुविधा उस समय देखने को नहीं मिल पाएगी, अर्थात उस समय यातायात की बहुत प्रॉब्लम होना पड़ता था। ठीक है, तो वो यातायात के नहीं होने कारण जो किसान जो होते थे वे वहाँ अपना जो अनाज है वो नागपुर नहीं बल्कि अपने क्षेत्र के किसी व्यापारी के यहाँ उनको बेच देते थे, है ना। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि उस समय जो आपका अनाजों की जो कीमत थी बहुत ही महंगा नहीं थी, बल्कि बहुत ही सस्ता थी। ठीक है, परंतु क्या करें, आपका कि मजबूरी थी एक प्रकार किसानों की। किस तरह से मजदूरी? क्योंकि अनाज को वे नागपुर तो भेजना चाहते थे, परंतु जितना उनको लाभ प्राप्त नहीं होता उनको उनकी खर्चा हो जाती थी। ठीक है, अर्थात वो नागपुर नहीं भेज पाते थे क्योंकि उनके पास यातायात की कमी थी। तो वे अपने क्षेत्र के व्यापारी के साथ सस्ता दर में वो अपने अनाज तो बेचते थे, हालांकि इससे उनको किसी विशेष प्रकार की लाभ की प्राप्ति नहीं होती थी। ठीक है, परंतु बेचते थे। इन्होंने इसको इस सब का जिक्र अपने पुस्तक में किया। किसने? तो आपका कोलब्रुक ने। ओके, तो विकोजी पिटरी और जीरो कुल्लूकर के बारे में बात करें तो इनका भी जो अवधि जो था बहुत ही कम था, अल्पावधि वाले थे। ठीक है, कुछ विशेष आपको उपलब्धि देखने को नहीं मिल पाएगी। ठीक है, अब हम लोग बीकाजी गोपाल के बारे में देखें तो बीकाजी गोपाल के समय बहुत सारी घटनाएं आपको देखने को मिलेगी, जिस कारण वे अपने उस घटनाओं में उलझते गए। ठीक है, और वो राजस्व की प्राप्ति करने के लिए अपना जो काम था उसको संपन्न नहीं कर पाए। ठीक है, तो किस किस तरह से घटना हुई? पहला तो इनके समय पिंडारियों का आक्रमण हुआ। ठीक है, पिंडारियों का आक्रमण। अब पिंडारी कौन थे? तो पिंडारी जो थे ये अलग अलग क्षेत्रों में रहा करते थे और वे एक प्रकार का लूटपाट की घटना यहाँ पर करते थे। ठीक है, तो इनके समय आपको पिंडारियों को यहाँ पर अटैक देखने को मिलेगा। ठीक है, फिलहाल इतना जानिए कि सबसे पहले पिंडारियों का जो अटैक था ये आपको केशव गोविंद के समय में देखने को मिलेगा। ठीक है, पिंडारियों का पहला अटैक कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो इसी के समय आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, परंतु बीकाजी गोपाल के समय पिंडारियों का अटैक बहुत ही अधिक मात्रा में हुआ, जिसके कारण बहुत ही अधिक मात्रा में लूटपाट घटना आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके साथ साथ क्या होता है कि जो बेंकोजी भोसले था, ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं बेंकोजी भोसले कौन था? जिन्होंने सुगा पद्धति की स्थापना किया था। तो बेंकोजी भोसले का भी यहाँ पर मृत्यु, यहाँ पर उनकी मौत हो जाती है। कब होती है? तो 1811 में होती है, आपका बनारस में यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, स्थान भी ध्यान दीजिए कहाँ पर होती है, तो बनारस में होती है। ठीक है, तो इस समय क्या होता है, बेंकोजी का मृत्यु हो जाएगी तो यहाँ पर जो शासन व्यवस्था पूर्ण से यहाँ पर एक प्रकार को उदासीन देखने को मिलेगा। ठीक है, किसी प्रकार को आपको रस की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि अब नया जो वायसराय जो बनता है वो हमारा अप्पाजी भोसले बनता है। कौन बनता है? अप्पाजी भोसले। ठीक है, अप्पाजी भोसले बनता है। इसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा कि राघोजी जो द्वितीय था, कौन था? राघोजी द्वितीय, जो कि आपका वेंकोजी भोसले का भाई था। इनकी भी जो मृत्यु हो जाती है, राघोजी द्वितीय की मृत्यु हो जाती है, वेंकोजी भोसले का भी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब इन सब घटनाओं, इसके साथ साथ आपको इस समय ध्यान दीजिए कि नागपुर जो होता है ये ब्रिटिश सरकार के जो सहायक जो संधि जो होती है, जो कि आपका वेलोजी, जब भारतीय इतिहास पढ़ोगे तो आपको लॉर्ड वेलोजी देखने को मिलेगा। इसलिए इन्होंने ही सहायक संधि यहाँ पर अपनाया था, की शुरुआत किया था। ठीक है, और सहायक संधि के तहत ही नागपुर को क्या किया गया था, इसी के समय उन्होंने हड़प लिया था। सहायक संधि के लिए उन्होंने उस पर हस्ताक्षर कराने के लिए मजबूर कर दिया था। ठीक है, यहाँ पर सहायक संधि भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए बीकाजी गोपाल के समय इतने सारी घटनाएं होने के कारण वे अपना जो कार्य जो था उनका जो लक्ष्य क्या था कि राजस्व की प्राप्ति को बढ़ाना, उनके लक्ष्य को प्राप्त करना, तो इन सब कार्यों से बहुत ही क्या हो गए, बहुत ही उलझ गए थे। इसलिए वे अपने राजस्व की प्राप्ति करने, राजस्व की वसूली करने के लिए वो बहुत ही असमर्थ हो गए थे। ठीक है, तो इन सब कारण क्या हुआ कि अब जो हमारा जो नागपुर का जो भोसला जो बना वो हमारा अप्पाजी भोसले बना। कौन बना? हमारा अप्पाजी भोसले। ठीक है, और अप्पाजी भोसले जो था ये बहुत ही प्रकार का एक क्या बोल सकते हैं, बहुत ही लालची था। ये बहुत ही लालची था, धन, ये बहुत ही लालची था और इसको किसी प्रकार की धन की प्राप्ति करना था।
चाहे कुछ भी हो जाए, उसको धन की प्राप्ति करना था और सत्ता की प्राप्ति करना था इसको। तो अप्पा जी भोसले ने जब जैसे ही पता चला कि जो बीकाजी गोपाल है जो छत्तीसगढ़ में सूबेदार के पद पर नियुक्त हुआ है और उसका जो भी राजस्व प्राप्ति करने के लिए जो लक्ष्य दिया गया उसकी प्राप्ति उन्होंने नहीं किया है, तो अप्पा जी भोसले यह सुनकर बहुत ही गुस्सा हो गए कि हमने जो बोला था उसको बीकाजी गोपाल ने नहीं किया गया है। तो ये बहुत ही आपको इसका स्वभाव तो पता ही है कि किस तरह से ये लालची लोभी थे धन की, है ना। तो इन सब कारणों को देखा बीकाजी गोपाल को उन्होंने अपने पद से हटा दिया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर बीकाजी गोपाल समय आपको देखने को मिलेगा, अपने पद से हटा दिएगा। अब देखिए, अब बीकाजी गोपाल के समय में के पश्चात जो भी सूबेदार हुए वे अप्पा जी भोसले अपने जो स्वभाव कारण, अपने लालची स्वभाव कारण यहाँ पर आपको सूबेदार की जो पद थी उसको स्थिर देखने को नहीं मिल पाएगी, बल्कि आपको अस्थिर देखने को मिल पाएगी। ठीक है, अर्थात हम बोल सकते हैं कि अप्पा जी भोसले के द्वारा जो नीति जो बनाई गई थी वो किसका परिचायक है, तो वह अस्थिरता का परिचायक है। समझ में आ रही नहीं आ रहे? तो अस्थिरता नीति अर्थात कि वे किसी भी सूबेदार को अपने पद पर स्थिर नहीं रखते थे, बल्कि हमेशा चेंज करते थे। क्यों चेंज करते थे? क्योंकि वे धन के लोभी थे, उनको किसी भी प्रकार से धन की प्राप्ति करना था। परंतु क्या होता था कि जो सूबेदार जो नियुक्त किया जाता था छत्तीसगढ़ में, वे धन की अपने वसूली करने के लिए, उनके राजस्व की प्राप्ति करने के लिए वे धन की वसूली नहीं कर पाते किसी भी कारणवश, तो वे असमर्थ हो जाते थे। तो इसी कारण वे हमेशा यकायक उस सूबेदार को हटाते थे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर बीकाजी गोपाल पहले जो ऐसा सूबेदार थे जिसको अप्पा जी भोसले द्वारा यहाँ पर हटाया जाता है। ठीक है, उसके पश्चात जो सखाराम जो हरि था, ठीक है, अब ये डर जाता है कि यदि मैं लगान की वसूली नहीं करूंगा तो मुझे भी यहाँ पर अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, अपने पद से हटा लिया जाएगा। तो ये बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये सखाराम हरि जो है ये किसानों से बहुत ही अधिक मात्रा में बहुत ही शोषण करते हैं उसको, और उस पर एक दमनकारी नीति अपनाते हैं, जिसके कारण किसान बहुत ही गुस्से हो जाते हैं कि ठीक है। और ये अपना सखाराम जो हरि है ये अपने जो किसानों के साथ बहुत ही एक गुस्से व्यवहार करता था। ठीक है, एक अलग से किसी भी प्रकार का अहितकर व्यवहार करता था जो कि किसानों को बुरा लगा। ठीक है, तो असंतुष्ट हो गए किसान। ठीक है, तो असंतुष्ट जैसे ही किसान हुए तो असंतुष्ट किसानों द्वारा यहाँ पर सखाराम हरि को गोली से उड़ा दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर बोल सकते हैं कि सखाराम जो हरि हैं, ठीक है, ये पहले ऐसे सूबेदार हैं, मराठा सूबेदार, जिसको असंतुष्ट किसान द्वारा गोली से मार दिया जाता है। ठीक है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। ओके, तो इस तरह से हमारे जो लास्ट जो होते हैं हमारे सूबेदार, मराठा सूबेदार, वो हमारे कौन होते हैं, तो यादवराव दिनकर साहब जी होते हैं। यादवराव दिनकर ये हमारे कौन है, तो छत्तीसगढ़ के अंतिम मराठा सूबेदार कौन है, तो हमारे यादवराव दिनकर साहब जी हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके यूपी परीक्षा में पूछा जाता है, इसको भी ध्यान देने की विशेष जरूरत है। ठीक है, अब क्या होता है कि सूबा शासन इसमें इसके बाद यहाँ पर समाप्त कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर अंतिम मराठा सूबेदार कौन होता है, हमारा यादवराव दिनकर होता है। तो जैसे समाप्त यह हो जाता है उसके पश्चात आपको ब्रिटिश संरक्षण अधीन मराठा देखने को मिलेगा। ठीक है, संरक्षण अधीन मराठा जिसका जो कार्यक्रम है वो आपको देखने को मिलेगा 1818 से लेकर 1830। ठीक है, हालांकि क्या होता है कि इस समय अर्थात ब्रिटिश संरक्षण अधीन मराठा काल में आपको सूबेदारी पद्धति जो था ये समाप्त देखने को मिलेगा। ठीक है, 1830 से 1854 के मध्य जैसे ही आएगा पुनः भोसला शासन, तब उसके पश्चात फिर से आपको सूबेदारी पद्धति देखने को मिलेगी। ठीक है, अर्थात इस दौरान सूबेदारी पद्धति आपको देखने को नहीं मिल पाएगी, और उसके अगले बार जो भी काल आएगा जिसको हम लोग क्लासिफिकेशन के हैं उसका पुनः आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक सूबा शासन। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।